कैसे हैं आप सब? आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें हम पढ़ेंगे सक्षम बुक के बारे में, यानी कि सक्षम बुक के अंदर जो पोषण और स्वास्थ्य की बात की गई है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा थ्योरी क्लास रहेगा। जैसे कि मैं ऑलरेडी 4 क्लासेस ले चुका हूँ सक्षम बुक की, और मैं लगभग 15 क्लासेस में पूरी सक्षम बुक को फिनिश कर दूंगा। ठीक है, एग्ज़ाम के पहले पहले। ठीक है, क्योंकि वो सब सक्षम बुक में बहुत कुछ ऐसा दिया है जो आपको पढ़ने वाला नहीं है, वही वाला पढ़ने हैं जो आपके एग्ज़ाम के सिलेबस से मैच करता होगा, उसी को पढ़ाएंगे। बाकी फालतू चीज़ें नहीं पढ़ाएंगे जिससे आपका टाइम ख़राब हो, टाइम वेस्ट हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम आरजू क्लासेस गवर्नमेंट आरजू। ठीक है, देखते हैं क्या है। मैं आपको बता दूं कि मैं पोषण के प्रकार, खास समूह, ये सारे टॉपिक ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये 3 क्लासेस में ये सारे टॉपिक डिस्कस हुए हैं। फिर चौथी क्लास में ये यहाँ तक डिस्कस हुआ था। आज जो हम बात करेंगे तो बात करेंगे गर्भावस्था के दौरान देखभाल, आवश्यक जानकारी। ठीक है, इसमें हमारे बारे में बात करेंगे, इस टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि सारे पिछले वीडियो मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर आपको सारे वीडियो एक लाइन से मिल जाएंगे। उनको बहुत छोटी छोटी वीडियो हैं, 15-20 मिनट की, आप उनको लिख लीजिए। ये आपको आसान लगता है तो कोई बात नहीं, अगर ईजी लगता है तो कोई बात नहीं। ठीक, अगर लगता है कि कठिन है, एग्जाम के लिए दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तब आप उसको नोट डाउन कर लीजिए करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बता दूं, मैं पिछले वीडियो में यहाँ पर जैसे लिखा है दूसरी तिमाही, तो मैं बता दूं पिछले वीडियो में मैं पहली तिमाही का डिस्कस कर चुका हूँ कि पहली तिमाही में गर्भवती महिला को कौन कौन सी जानकारी देनी चाहिए, यानी कि कौन सी जांच करवाना चाहिए, कितना उसका वजन हो, ये सब सारी बातें डिस्कस कर चुका हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा भी है, देखो यहाँ पर मैंने डिस्कस कर चुका हूँ सब, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ, कितना वेट बढ़ता है क्या है। तो आज जो हम दूसरी तिमाही के बारे में पढ़ेंगे कि दूसरी तिमाही में महिला की क्या जानकारी होनी चाहिए। देखिए दूसरी तिमाही में क्या है। दूसरी तिमाही में भ्रूण का विकास माह 4, माह 5 और माह 6 में, यानी दूसरी जो तिमाही होती है, देखो महिला की गर्भावस्था को 3 तिमाहियों में बांटा गया है। पहला जो हमारा ट्रिमेस्टर होता है 0 से 3, फिर होता है 3 से 6 और 6 से 9, यानी कि 1, 2, 3 तीन ट्रिमेस्टर में, यानी कि 3 तिमाही में महिला के गर्भ के विकास को बांटा गया है। फिर बात करेंगे स्वास्थ्य की जाँच, यानी कि सेकेंड तिमाही में क्या होगा। गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में शिशु का विकास तेजी से होता है। गर्भवती महिला को इस तिमाही की शुरुआत में एक और प्रसव पूर्व जांच स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सा से करा लेनी चाहिए, यानी कि महिला की अगर दूसरी तिमाही में स्टार्टिंग में प्रसव की जांच, जो भी जांचें होती हैं, जो शगुन कार्ड होता है जो सरकार द्वारा दिया जाता है, उस शगुन कार्ड में तमाम प्रकार की जांचें, वेट, वजन, लंबाई सब कुछ दिया होता है। उसको आप नोट डाउन करके आप क्या करेंगे, जांच करवा सकते हैं। नेक्स्ट है गर्भस्थ शिशु का हिलना डुलना। गर्भस्थ शिशु का हिलना डुलना, यानी कि बच्चा जो माँ के पेट में क्या करता है, मूविंग करता है। तो लिखिए क्या है, गर्भस्थ शिशु का हिलना डुलना दूसरी तिमाही से प्रारंभ हो जाता है। कहीं क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो महिला के गर्भ में बच्चा पल रहा होता है वो किस मंथ से हिलना डुलना स्टार्ट कर देता है, तो उसको लगाइएगा कि दूसरी तिमाही में स्टार्ट कर देता है। अधिकतर महिलाओं को इसका आभास 17 से 12 हफ्ता में होने लगता है, यानी कि महिलाओं को जो हलचल होती है, मूविंग जो होती है, वो महिलाओं को 17 से लेकर 22 हफ्ता में उसे मालूम पड़नी पड़ती है, एहसास होने लगता है कि बच्चा क्या कर रहा है, मूविंग कर रहा है। ठीक है, 17 से 22 हफ्ता के बीच में। नेक्स्ट बात करेंगे वजन की। तो दूसरी तिमाही में सामान्यतः कुल किलोग्राम 5 से 6 किलोग्राम के वजन की वृद्धि होती है। गर्भवती महिला को हर महीने एक बार वजन आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर जरूर करवाना चाहिए और एमसीपी कार्ड में रिकॉर्ड करवाना चाहिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि गर्भ में शिशु का विकास ठीक से हो रहा है या नहीं। ठीक है, जो गर्भवती महिला होती है उसको जाना चाहिए आंगनबाड़ी केंद्र में और वहाँ पर अपना वजन चेक करवाए कि पहली तिमाही में उसका कितना वजन था और इस दूसरी तिमाही में उसका वजन कितना है। अगर उसका वजन बढ़ रहा है तो समझ लीजिए बच्चे का विकास सही से हो रहा है। ठीक है, बच्चे का विकास सही से हो रहा है, क्योंकि जब भाई बच्चे का विकास होगा तभी तो वजन बढ़ेगा। माँ के पेट में जब बच्चा विकास करेगा तभी तो माँ के साथ साथ बच्चे का भी वजन बढ़ेगा। इसलिए क्या करना है, आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर उसका वेट करवाना है। नेक्स्ट बात करेंगे हीमोग्लोबिन की। तो इस तिमाही में भी खून की जांच अवश्य करवानी चाहिए। दूसरी तिमाही से सभी गर्भवती महिलाओं को प्रतिदिन आयरन की 1 गोली एवं एनीमिया होने पर आयरन की 2 गोलियां लेनी आवश्यक है, यानी कि महिला अगर सेकेंड
ट्रिमेस्टर में है तो उसको 1 गोली प्रतिदिन क्या लेनी, आयरन की गोली लेनी। देखो महिला आयरन की गोली इनटेक कर रही है, आयरन की गोली व कैल्शियम की गोली। और मैं बता दूं कभी भी महिला को आयरन की गोली और कैल्शियम की गोली एक साथ नहीं देना है, और ना ही दूध के साथ देना है, सिंपल पानी के साथ देना है या नींबू पानी के साथ देना है, ठीक है। और अगर महिला क्या है, एनीमिया से पीड़ित है, यानी कि उसके शरीर में खून की कमी है, तो उसे एक दिन में 2 बार फूल की यानी कि आयरन की गोली लेनी चाहिए। नेक्स्ट है, एनीमिया की गंभीर अवस्था में चिकित्सीय प्रबंधन की आवश्यकता भी हो सकती है, यानी कि अगर खून की कमी कम है तो वो डॉक्टर से सलाह ले सकती है, कोई भी डॉक्टर उचित प्रबंधन जरूर करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे कैल्शियम की। देखो ये यहाँ पर ये समझ लीजिए आप, कैल्शियम और आयरन की क्यों बात की गई है। देखो महिला जब प्रेग्नेंट होती है, गर्भावस्था में होती है, उस दौरान उसके शरीर में देखो बच्चे का विकास होता है, तो बच्चे का विकास जब माँ के शरीर में खून पर्याप्त मात्रा में होगा तो बच्चे का विकास भी पर्याप्त मात्रा में होगा। और मैं आपको बता दूं कैल्शियम की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखो जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो उस दौरान बच्चे की शरीर की हड्डी भी तो बनती है ना, तो हड्डी कहाँ से बनती है, हड्डी कैल्शियम से बनती है। इसीलिए महिला के शरीर में कैल्शियम और आयरन की गोलियां दी जाती हैं कि महिला के शरीर में पर्याप्त मात्रा में खून बना रहे और उचित मात्रा में क्या हो, कैल्शियम भी प्रोवाइड होती रहे, जिससे जो बच्चे का विकास है हड्डियों का वो भी पर्याप्त मात्रा में होता रहे, ठीक है। इस प्रकार देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो वही कैल्शियम की बात की गई है। गर्भावस्था की इस तिमाही से गर्भवती महिला को कैल्शियम युक्त भोजन साथ साथ कैल्शियम की 2 गोली प्रतिदिन शुरू कर देना, यानी कि 2 गोली इंटेक करना है, 2 गोली इंटेक करना है आयरन की, लेकिन जब एनीमिया हो तब। लेकिन ये सिंपल में आप 2 कर सकते हैं। दूसरी तिमाही में प्रतिदिन कैल्शियम की 2 गोली, 1 गोली नाश्ते दोपहर के बाद भोजन लेनी चाहिए और दूसरी गोली शाम रात के भोजन के बाद। कैल्शियम की गोली पानी के साथ खाना खाने के बाद लें, यानी कि कैल्शियम की जो गोली लेना है आपको सिंपल पानी के साथ लेना है, ना तो दूध के साथ ना किसी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे डीवॉर्मिंग। इसमें क्या है, इस ठीक है, तो इसमें बात करेंगे डिवॉर्मिंग के बारे में। इस तिमाही में एक बार कीड़े के मारने वाली दवा, यानी कि कीड़े की मारने वाली एक दवा होती है एल्बेंडाजोल। दो क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया था कि गर्भावस्था में गर्भ के दौरान अगर कृमि संक्रमण होता है, क्या होता है, कृमि संक्रमण होता है, तो उस दौरान जो एल्बेंडाजोल ही हमारा है, इसकी जो डोज दी जाती है कितनी जाती है, तो इसकी डोज पूछा गया था वहाँ क्वेश्चन में, तो 300 मिलीग्राम दी जाती है। क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। थ्योरी से कोई मतलब नहीं साहब, क्योंकि आपको एग्जाम में थ्योरी नहीं लिखना है, आपको पॉइंट वाइज यानी कि विकल्प के आंसर सही करना है। तो मैं साथ साथ थ्योरी पढ़ाता हूँ, तो आपको कैसे क्वेश्चन पिकअप करना है, कैसे क्वेश्चन सॉर्ट आउट करना है, जैसे आपके एग्जाम में आता है। तो एग्जाम ये पूछा गया था कि गर्भावस्था के दौरान अगर यदि कृमि संक्रमण होता है तो उस दौरान एल्बेंडाजोल की कितनी खुराक दी जाती है, तो वहाँ पर जो राइट आंसर था वो था 400 मिलीग्राम, यहाँ पे लिखा भी है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को लिखिएगा। या एनीमिया से बचाव करती है, यानी एल्बेंडाजोल जो होती है कृमि को मारती है और हमारे जो एनीमिया से बचाव करती है, और ये भोजन के अवशोषण में सहायता भी प्रदान करता है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। बिल्कुल आंसर यही लगाइएगा, छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट बात करेंगे भोजन की। दूसरी तिमाही में भोजन की क्या बात होती है। इस तिमाही से भ्रूण का विकास तेजी से होता है, इसलिए गर्भवती महिला को भोजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। बिल्कुल बात सही है। महिला को अपने भोजन में प्रोटीन आयरन युक्त भोजन जैसे पदार्थ बाजरा, रागी, दाल, मेथी की पत्ते, पालक का साग, चौलाई पत्ते, काला चना, ये सब क्या है पढ़ लीजिए। ये सब कोई पढ़ाने से मतलब नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है पता है आपको, ये आती भी हैं, आप लिख लीजिए, वीडियो लंबी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर दूसरी तिमाही में खाने की बात की गई है। भोजन हो गया, पौष्टिक नाश्ता हो गया, भोजन हो गया, ये सब क्या है, ये सिर्फ बताई गई, सभी को पता है। गर्भवती महिला को दूसरी तिमाही में भारी कार्यों का परहेज करना चाहिए, भाई काम नहीं करना चाहिए। दूसरी तिमाही से गर्भवती महिलाओं को दोपहर में भोजन के बाद कम से कम 2 घंटे का आराम लेना चाहिए। कम से कम रात में 8 घंटे क्या लेनी चाहिए। यह बच्चे के विकास और माँ के वजन में सुधार करता है, यानी कम से कम 2 घंटा दिन में और 8 घंटा रात में, यानी कि 10 घंटे, 14 घंटे आपको क्या करना। नेक्स्ट है भ्रूण की लिंग की जाँच। भारत में कन्या भ्रूण हत्या गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए पूर्व गर्भाधान प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994 अधिनियम कब आया था, पूर्व प्रसव पूर्व निदान अधिनियम जो हमारा आया था 1994 ईस्वी में आया था। इस नियम के अनुसार पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी कि लिंग की जांच करवाना क्या है, प्रतिबंध है। लिंग निर्धारण का अपराध है और इस अपराध में संलग्न अपराधी को 3 साल की कैद और 10,000 का जुर्माना हो सकता है। यदि कोई परिवार यह जानना चाहता तो उसे रोके। बिल्कुल सही बात है। अधिनियम याद रखिए कि 1994 का अधिनियम है, 3 साल की जेल और 10,000 रुपये का जुर्माना।
बस इतना ही इससे सॉल्व करना है। अब बात करेंगे, मैंने पहली तिमाही में बात कर चुका हूँ, मैं दूसरी तिमाही में बात कर चुका हूँ, अब मैं बात करूँगा तीसरी तिमाही की गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली जानकारी। तीसरी तिमाही में भ्रूण की स्थिति देखियो भाई, ये बच्चा क्या हो गया, यह बच्चा पूरी तरह क्या है, अच्छा है, दुनिया में आने के लिए रेडी है। जिस बात करेंगे स्वास्थ्य की जांच, गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में कम से कम 2 बार प्रसव पूर्व जांच करानी चाहिए। एक 7वें तथा 8वें माह में, मध्य आखिरी 9वें माह, यानी कि 3 माह में कम से कम 2 बार प्रसव पूर्व जांच करवानी चाहिए या डिलीवरी से पहले जांच करवानी है। वजन और एमसीपी कार्ड, इस तिमाही में भी गर्भवती महिला को हर महीने 1 बार वजन जरूर करवाना चाहिए और एमसीपी कार्ड के फर्स्ट में 4 गर्भावस्था के माह के सापेक्ष रिकॉर्ड करवाना चाहिए। एक कार्ड मिलता है जिसे बोलते हैं एमसीपी कार्ड, उसमें सारी डिटेल भरी होती है महिला की कि पहली तिमाही में क्या था, दूसरी तिमाही में वजन कितना था, तीसरी तिमाही में वजन कितना था, पहली तिमाही में लंबाई कितनी थी, ठीक है, सब लिखा होता है उस कार्ड में। ये सब आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ती होती हैं वो उस महिला को प्रोवाइड करवाती हैं। 9वें माह के अंत तक वजन की पहली तिमाही से वजन की तुलना करके पता चलता है, यानी कि पहली तिमाही में वजन कितना था और तीसरी तिमाही में महिला का वजन कितना है, दोनों की तुलना की जाती है और जो वजन निकल के आता है वही हमारे बच्चे का वजन होता है। तीसरी तिमाही में सबसे अधिक 5.6 किलोग्राम वृद्धि होती है। मासिक वजन वृद्धि लगभग 1.5 से लेकर 2 किलोग्राम तक होनी चाहिए, ये पॉइंट होता है। आयरन फोलिक एसिड IFA का फुल फॉर्म होता है, लिख लीजिए आप। गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में प्रतिदिन 1 आयरन की फोलिक एसिड की गोली सादे पानी या नींबू पानी के साथ सोते समय लेनी चाहिए। एनीमिक महिलाओं को 2 गोली प्रतिदिन लेना चाहिए, यानी कि जो साधारण महिला है उसको 1 गोली और जो लोग एनीमिया से पीड़ित हैं उनको दो गोली प्रतिदिन लेनी है, रात को सोने से पहले नींबू पानी के साथ। नींबू पानी क्या होता है, जो नींबू पानी होता है, नींबू जो हमारा होता है, ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जो संक्रमण होता है किसी प्रकार का उससे रक्षा करता है। और मैं बता दूं, विटामिन सी कभी भी हमारे हमारे शरीर में कभी भी स्टोर नहीं होती है। विटामिन सी एक ऐसी विटामिन है जो हमारे शरीर में कभी भी स्टोर नहीं होती है। अब बात करेंगे कैल्शियम की, ठीक है। गर्भवती महिला को तीसरी तिमाही में भी प्रतिदिन कैल्शियम की 2 गोली, 1 गोली नाश्ता दोपहर के भोजन के साथ लेनी चाहिए और दूसरी गोली शाम रात के बाद, ये सब लेनी चाहिए। ये भी आप भोजन वाला पढ़ लीजिएगा। निश्चय तीसरी तिमाही में भोजन के बारे में, तीसरी तिमाही में 7, 8, 9 में क्या होता है वही भोजन सब कुछ है, सब देख लीजिए। वीडियो लंबी करने से कोई मतलब नहीं है। गर्भवती महिला को तीसरी तिमाही में भी कार्यों से परहेज रखना चाहिए। दोपहर में भोजन के बाद कम से कम 2 घंटे का आराम करना चाहिए। रात में कम से कम 8 घंटे, यहाँ भी बात यही की गई है। कुछ हल्के व्यायाम करते रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा चलना, लंबी सांस लेना, छोड़ना, ये बच्चे के विकास के वजन में सुधार करता है। यानी कि थोड़ा थोड़ा आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज कर सकते हैं, लंबी सांस ले सकते हैं, लंबी सांस छोड़ सकते हैं। इससे बच्चे के क्या होगा, वजन बढ़ेगा, उसका स्वास्थ्य सही होगा। नेक्स्ट बात करेंगे स्तनपान की। देखिए यहाँ पर महिला स्तनपान करा रही है। तीसरे तिमाही की गर्भवती महिला एवं उसके परिवार के अन्य सदस्यों को स्तनपान के महत्व तथा स्तनपान कराने की तकनीकी के बारे में बताना बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए सुलभ उपलब्ध वीडियो का भी प्रयोग किया जा सकता है। गर्भवती महिला एवं उसके परिवार के अन्य सदस्यों को जन्म के तुरंत बाद स्तनपान से संबंधित 3 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। देखो 3 बातें क्या याद करना है, यहाँ पर देखो क्या कर रही है, ये स्तनपान करा रही है। पहले देखते हैं, संबंधित 3 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध, जिसे खीस या कोलेस्ट्रॉम बोला जाता है। हिंदी में खीस, कहीं अगर खीस देखने को मिले और घबराइएगा नहीं, हिंदी में खीस बोलते हैं और इंग्लिश में उसे कोलेस्ट्रॉम बोला जाता है। शिशु के लिए पूर्ण आहार होता है, इसे उसे भूल से भी ना फेंका। यानी कि माँ का पहला जो गाढ़ा दूध होता है, ये बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें उच्च मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, प्रोटीन, लवण सब कुछ होता है, ठीक है। शिशु के जन्म के 1 घंटे के अंदर ही उसे अपना स्तनपान जरूर कराएं, क्योंकि यह शिशु के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। इससे शिशु के लिए प्राकृतिक टीकाकरण भी माना जाता है, जो शिशु को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। दूध पिलाने की बोतल या फिर उसे कोई फार्मूला फीड शिशु को नहीं देना चाहिए, यानी कि जन्म के आधे घंटे के बाद कोई भी बोतल वाला दूध बच्चे को नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। और जो माँ, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राकृतिक टीकाकरण क्या होता है, तो जो माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध होता है उसे हम प्राकृतिक टीकाकरण की संज्ञा देते हैं। यदि प्रसव ऑपरेशन द्वारा भी होता है तो स्तनपान घर वालों के सहयोग से करें, यानी कि अगर महिला का प्रसव या डिलीवरी ऑपरेशन से हुआ है तब जो उसके घर वाले हैं उसकी हेल्प करें स्तनपान करवाने में। नवजात शिशु को माँ के दूध और खीर कोलेस्ट्रॉम के अलावा कुछ ही चखाएं ना कुछ चटाएं, जैसे शहद, जम की घुट्टी या गल अंत पदार्थ, यहाँ तक कि पानी भी न दें। यानी कि बच्चों को क्या देना है, बच्चे को आधे घंटे तक आप उसे, जब बच्चा जन्म ले तो उसको आप ना तो शहद दें, ना जन्म की घुट्टी दें, या कोई भी तरल पदार्थ से ना चटाएं और ना खिलाएं। केवल माँ का गाढ़ा पिला दूध उसे बच्चे को दिया जाना चाहिए। ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे परिवार नियोजन की बात करेंगे। इसमें परिवार नियोजन की बात करेंगे। परिवार नियोजन की देखो,
परिवार नियोजन की बात करते हैं। तीसरी तिमाही की गर्भवती महिलाएं एवं उसके परिवार के अन्य सदस्यों को परिवार नियोजन के महत्व के बारे में बताना आवश्यक होता है। पर्याप्त अंतराल के बिना बार बार गर्भधारण की से अपरिवर्तित शिशु यानी कि क्या कहना है, अगर दो बच्चों के बीच अगर अंतराल कम है, यानी कि एक बच्चा मान लो 1 साल में पैदा हुआ और दूसरा बच्चा फिर दूसरे बाल पैदा हो गया, तो दो बच्चों के बाद क्या है, अंतराल कम है, तो इस अंतराल की कम कैसे क्या हो जाएगा, वो महिला में अपरिपक्व शिशु हो जाए, यानी कि प्री मेच्योर बेबी हो जाएगा अगर दोनों बच्चे के बीच अंतराल कम है, गैप कम है। कम वजन वाले शिशु का जन्म गर्भपात या मृत्यु शिशु की संभावना बढ़ जाती है, यानी कि जो बच्चा वजन में कम होगा उसकी क्या हो गई, मृत्यु भी हो सकती है, वजन कम हो सकता है, यानी कि तमाम प्रकार की दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए दो बच्चों के बीच कम से कम 3 वर्षों का अंतर रखना चाहिए, यानी कि दो बच्चों के बीच लगभग 3 साल का अंतर होना चाहिए। छोटा परिवार बच्चे की उनकी बुनियादी ज़रूरत जैसे भोजन, आश्रय, शिक्षा, बेहर, यानी छोटा बच्चा जो क्या होता है, अगर मान लो एक घर में 5 बच्चे हैं तो उनको ना तो आप सही से पढ़ा पाएंगे, ना लिखा पाएंगे, ना कपड़े लत्ते कुछ नहीं ले पाएंगे। अगर आपके पास एक बच्चा है, 2 बच्चा है, तो पर्याप्त मात्रा में उसकी सारी सुविधाएं पूरी कर पाएंगे। ठीक है, सभी लोगों को पता है। इसलिए छोटे परिवारों के बारे में हर किसी के सोचना चाहिए। सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे परिवार नियोजन के विकल्पों, पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी, कापर टी, आपातकालीन गर्भ निरोधक गोलियां, कॉन्डम के बारे में बताना चाहिए, यानी कि सारी चीज़ें क्या हैं, ये परिवार नियोजन की विधियां होती हैं। देखिए इंजेक्शन भी हो गए, ये सब कहाँ हैं, ये सब हमारी परिवार नियोजन की विधियां हैं। ठीक, कभी कभी एक आपके सिलेबस में खैर है नहीं, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता रहे हैं। अब देखेंगे संस्थागत प्रसव व संबंधी तैयारी। तीसरी तिमाही में गर्भवती महिला गर्भकाल की अंतिम अवस्था में होती है, इसलिए गर्भवती महिला को सुरक्षित एवं संस्थागत प्रसव करने एक आया था हमारा JSY जननी सुरक्षा योजना। ये हमारी 2005 में आई थी और इसका मोटो जो था वो हमारा था संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, यानी कि जो भी महिला गर्भावस्था में है और उसका डिलीवरी होना है तो वो वेल सर्टिफाइड हॉस्पिटल में हो, संस्थागत प्रसव हो, उसका घर पे ना हो। इससे इसका मतलब ये था कि अगर महिलाओं का जन्म हॉस्पिटल में होता है, वहाँ पर सारी सुविधाएं अवेलेबल होंगी, तो महिला की मृत्यु जो दर है वो कम हो जाएगी। इसीलिए जननी सुरक्षा योजना लाई गई थी। जननी सुरक्षा नाम से स्पष्ट जननी की सुरक्षा, यानी कि माता की सुरक्षा की बात की गई थी। जब माता स्वस्थ होगा तो उसका बच्चा ऑलरेडी भी स्वस्थ रहेगा। इस योजना का आया था। वही संस्थागत प्रसव के तैयार रहना चाहिए। प्रसव के दौरान सही समय पर सही चिकित्सा एवं सही देखभाल भी माँ और बच्चे दोनों के लिए आवश्यक है, इसलिए महिलाओं को अपना प्रसव अस्पताल में करवाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को सहयोग देने वाले उसके पति या घर के अन्य सदस्यों का उसके साथ रहना बहुत आवश्यक है। भाई उसके फैमिली वाले जाहिर सी बात रहेंगे। गर्भवती महिलाएं उनके पति या अन्य सदस्यों के नीचे दिए गए बिंदुओं पर विचार करना, देखो क्या भाई हैं, आकस्मिक परिस्थिति यानी कि इमरजेंसी के लिए वाहन की व्यवस्था रखनी चाहिए। अब तो भाई एम्बुलेंस आ गया, शायद 108 एम्बुलेंस है। आप इसको याद रखिए, कहीं एग्जाम में पूछ ना ले भाई, क्योंकि आप मुख्य सेवक के पद पर चयनित होंगे और आपको एम्बुलेंस का नंबर ही नहीं पता होगा, तो आप सोच सकते हैं कोई आपसे पूछ लेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए एम्बुलेंस का शायद हमको लगता है 108 नंबर, हमको भी सही नहीं पता है। एम्बुलेंस का नंबर पता करके रखना चाहिए ताकि एकदम जरूरत पड़ने पर उसे बुलाया सके। बिल्कुल बात सही है। किसी अस्पताल में प्रसव कराना है, इसका निर्णय पूर्व से लेना चाहिए, यानी कि आपको किस हॉस्पिटल में महिला का प्रसव कराना है ये पहले से ही आपको क्या करना चाहिए, सोच लेना चाहिए। इनके एक सहयोगी का चयन करके रखना चाहिए जो उनके साथ प्रसव के लिए जाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर उनके साथ अस्पताल में भी रहेंगे, यानी कि एक सहयोगी की आवश्यकता होती है। एक झोला तैयार करके रखना चाहिए जिसके सामान जैसे माँ के लिए साफ ढीले कपड़े, सैनिटरी नैपकिन, नवजात के लिए साफ सुथरे कपड़े, आधार कार्ड, MSP कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, मसंद, यानी सारी की चीज़ें क्या हैं। आप एक कंबल, जैसे जाड़े में यदि प्रसव हो रहा है तो कंबल लेकर जाओ भैया। नेक्स्ट है, बहुत ज़्यादा इसमें हो रहा है, क्योंकि आशा अधिकतर केस में गर्भवती महिला को प्रसव के लेकर जाती हैं, इसलिए आशा के साथ परिवार को संपर्क में रहना चाहिए, यानी आशा को भी परिवार के संपर्क में रहना चाहिए। आशा का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। ठीक है, जिन लोगों को PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर PDF आपको मिल जाएगी। PDF को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा के भी पढ़ सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट ये हम टॉपिक पढ़ेंगे, बता दें नवजात शिशु का टीकाकरण। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम ये पढ़ने वाले हैं नवजात शिशु का टीकाकरण कैसे होगा। ठीक है, ये दो पॉइंट। अतिरिक्त सीमाओं पर परामर्श। गर्भवती महिलाओं को नवजात शिशु को नहलाने की संबंधी जानकारी पूर्व से होनी चाहिए। शिशु को 7 दिन तक बाद भी नहलाना चाहिए, यानी कि बच्चा अगर जन्म लिया है तो उसे 7 दिन के बाद ही नहलाना चाहिए। शुरू के कुछ दिन तक गर्म गीले कपड़े से पोंछकर तत्काल सूखे कपड़े से पोंछ देना चाहिए, क्योंकि नहलाने से उसे गीला
खुला छोड़ने से ठंड लग सकती है, बीमार हो पड़ सकता है। यानी कि जन्म लेने के बाद उसे 7 दिन के बाद 1 हफ्ते बाद उसे नहलाना चाहिए। ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे नवजात का टीकाकरण, नवजात शिशु का वजन, गर्भावस्था के सावधानियाँ, ये सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।